नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे देश गरीब हैं और बहुत सारे अमीर देश हैं। अमीर देशों की सूची में ज़्यादातर यूरोपियन देश और यूएसए आता है और गरीब देशों की सूची में अफ्रीकन कंट्री और एशियन देश शामिल होते हैं। लेकिन इस बात का पैमाना क्या है, यानी उसका स्केल क्या है कि हम किस आधार पर यह तय करें कि कौन देश अमीर है और कौन देश गरीब है। क्या इसका पैमाना जीडीपी होना चाहिए या पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। जीडीपी एक निश्चित अवधि में किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को जोड़कर बनती है। जीडीपी को एक इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है कि किसी देश के पास में कितनी संपत्ति है। यदि आप जीडीपी को और समझना चाहें तो इस वीडियो पर क्लिक कर आप समझ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम, इसकी गणना नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन के आधार पर की जाती है। पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय को हम वीडियो में आगे समझेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है और उसकी कैसे गणना की जाती है और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स को भी हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। जीडीपी से सिर्फ यही पता नहीं चलता है कि किसी देश के पास में कितनी संपत्ति है, बल्कि यह भी पता चलता है कि सरकार को कितना टैक्स मिला है और सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में कितना खर्चा क्या है। लेकिन जीडीपी से धन के असमान वितरण यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे किसी देश के पास में संपत्ति अधिक हो सकती है लेकिन वहां पर आर्थिक असमानता भी बहुत ज्यादा हो। जैसे कि भारत में EAC-PM यानी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 2022 में भारत में असमानता की स्थिति नामक एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें खुद सरकार ने यह माना था कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल 7.1% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 44.8% अधिक धन का संकेंद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ है। ऑक्सफैम ने भी 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका टाइटल था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इस रिपोर्ट में 2012 से 2021 के बीच का डेटा लिया गया है और कहा गया है कि 1% लोगों के पास इंडिया की टोटल वेल्थ का 40.5% हिस्सा है। IMF और विजुअल कैपिटलिस्ट के अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया के टॉप 5 अमीर देश जो जीडीपी के हिसाब से हैं, उनमें सबसे पहले यूएसए 25.035 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, चीन 18.321 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.301 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.031 ट्रिलियन डॉलर और भारत 5वें नंबर पर आता है जिसकी जीडीपी है 3.469 अमेरिकी ट्रिलियन डॉलर। इन आंकड़ों के हिसाब से यह देश संपत्ति के मामले में टॉप 5 देश हैं। लेकिन विश्व असमानता रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों की बात करें तो विश्व के सिर्फ 0.1% लोगों के पास दुनिया की टोटल वेल्थ का 13% हिस्सा है। पूरे विश्व में व्याप्त असमानता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि टॉप 1% लोगों की कुल संख्या महज 7.5 करोड़ है जिनके पास हायर वेल्थ है, जबकि सबसे नीचे के 50% लोगों की कुल संख्या 3.7 अरब है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व की कुल आय का 10% टैक्स हेवंस के रूप में छिपाकर रखा गया है। इस रिपोर्ट में भारत की भी बात की गई है जिसके अनुसार 2014 में भारत के शीर्ष 1% अमीरों के पास राष्ट्रीय आय की 22% हिस्सेदारी थी। वहीं शीर्ष 10% अमीरों के पास 56% हिस्सेदारी थी। जीडीपी के कुछ आलोचक बताते हैं कि जीडीपी में जो तीसरा शब्द है वो है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। इस पैमाने की शुरुआत करने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री सिमोन कुजनेट्स भी इसको बहुत अहमियत नहीं देते थे। उनका इरादा 1930 के दशक में अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से मापने के लिए एक तरीका खोजने का था ताकि आर्थिक मंदी से देश को बाहर निकालने का कोई स्केल मिल सके। इस पैमाने के लिए वास्तव में उत्पादक समझी जाने वाली संपत्ति का आकलन करना था और यह अच्छे
जीवन शैली के आकलन का पैमाना था, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की यहाँ पर बात की जा रही थी। लेकिन जल्दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब अच्छी जीवन शैली की जगह जीवन को बचाना एक चुनौती थी। उस दौर के अत्यधिक प्रभावशाली ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के लिए यह जानना आवश्यक था कि अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन कर सकती है और युद्ध के दौरान लोगों की खपत के लिए कम से कम कितना चाहिए, और बचे हुए उत्पादों से युद्ध का खर्च निकाला जा सकता है क्या। लेकिन युद्ध के बाद में अमेरिका की दिलचस्पी ये जानने में ज्यादा थी कि जिन देशों को उसने रीडेवलपमेंट के लिए फंड दिया है उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, और उसने इसके लिए फिर से जीडीपी को पैमाना बनाया। इसके बाद जीडीपी को संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनाया। इसके बाद ये वैश्विक पैमाना बन गया, यानी कि ग्लोबल स्केल बन गया है जीडीपी आज के दौर में किसी भी अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से मापने के लिए। कुजनेट्स जो आर्थिक कल्याण का पैमाना बनाना चाहते थे वह अर्थव्यवस्था में गतिविधि मापने का पैमाना बन गया है। लेकिन इसमें मूलभूत अंतर यह है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है पर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती हैं। उदाहरण के लिए जो हथियार समाज की रक्षा कर सकते हैं वही हथियार का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जीडीपी में अच्छा माना जाता है। लेकिन जीडीपी में किसी भी चीज की गुणवत्ता को नहीं मापा जाता है, यानी कि उसकी क्या क्वालिटी है उसको नहीं मेजरमेंट किया जाता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जो हो रहा है उनको मापा जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी यात्रा के लिए ट्रेन में जा रहे हैं और आपने ट्रेन का टिकट लिया, तो जैसे ही आपने ट्रेन का टिकट लिया उसी वक्त आपकी ट्रेन की टिकट की गणना जीडीपी में हो जाती है। लेकिन उसी वक्त यह नहीं गिना जाता है कि आप जो ट्रेन ले रहे हैं उसकी कैसी कंडीशन है, क्या वह खचाखच लोगों से भरी हुई है, उसकी सेवा खराब है और वह अच्छी तरीके से मेंटेन भी नहीं है और समय पर पहुंचाने वाली भी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरी ट्रेन है, वो है बुलेट ट्रेन, वो समय पर पहुंचती है और अच्छी तरीके से मेंटेन भी है। तो जीडीपी के अंदर जिन चीज़ों की गणना की जाती है, यानी कि किन चीज़ों को काउंट किया जाता है, उनमें उनके नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि उनकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी का आकलन किया जाए तो अमीर देशों की सूची में काफी बदलाव आ जाता है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पीसीआई की गणना नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन के आधार पर की जाती है, जिसमें किसी देश की पीसीआई गणना करने के लिए नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन किया जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पीसीआई से किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति का बेहतर तरीके से पता चलता है। लेकिन पीसीआई की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह आय की विषमता को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं करता है और केवल आय के औसत वितरण को ही दिखाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे कि माना कि कोई देश ए और बी है और कोई दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई। हम पहले देश ए की बात करते हैं। देश ए के अंदर जो व्यक्ति एक्स और वाई हैं उन दोनों की इनकम समान है, यानी कि मान लीजिए 1000 रुपीज। अब हम देश बी की बात करते हैं। इस देश बी में जो व्यक्ति एक्स है उसकी इनकम बहुत ज्यादा है और वो है मान लीजिए 1900 रुपये, और कोई व्यक्ति वाई है और उसकी इनकम है 100 रुपीज। अब यहाँ पर भी औसत वितरण यानी कि पीसीआई निकल कर आता है, वो भी 1000 ही आता है। लेकिन देश ए की तुलना में देश बी में ज्यादा आय की विषमताएं पाई जाती हैं, लेकिन उनका औसत वितरण दोनों ही देशों में समान रूप से प्रदर्शित होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पीसीआई भी हमें उस तरीके से आय के वितरण को नहीं दिखाता है, बल्कि औसत वितरण को दिखाता है। और इससे ये पता चलता है किसी भी देश में कि ये जरूरी नहीं है कि आय का वितरण समान रूप से हुआ हो, वहां पर असमान वितरण भी हो सकता है। इसी आधार पर वर्ल्ड बैंक कहता है कि लार्जेस्ट इकोनॉमीज आर नॉट दी रिचेस्ट। आईएमएफ के वर्तमान आकलन यानी 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी के आकलन पर दुनिया के 10 अमीर देश, जिनमें नंबर 1 पर है लग्जमबर्ग, उसके बाद सिंगापुर, आयरलैंड, कतर, मकाऊ, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूएई, ब्रुनई और यूएसए। अमेरिका को छोड़कर पहली सूची का कोई भी देश दूसरी सूची में शामिल नहीं है। अमेरिका शामिल तो है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद जीडीपी की लगभग 20% हिस्से की भागीदारी के बाद भी वह दूसरी सूची में 10वें स्थान पर है। लेकिन यूएसए को छोड़कर ये सभी देश क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे देशों में शामिल किए जाते हैं।
अब अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें तो यहाँ पर 200 से ज्यादा बैंकिंग केंद्र और 1000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फंड संचालित किए जाते हैं। दुनिया के सबसे शिक्षित और अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को मुहैया कराने वाला देश है लग्जमबर्ग। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मांगों को पूरा करने के साथ ही उद्योगों के हब और वित्तीय सेवाओं पर आधारित आयात निर्यात अर्थव्यवस्था से समृद्ध है। वैसे लग्जमबर्ग की अमीरी का एक कारण और है, वो है इसके पड़ोसी देश। इनके पड़ोसी देशों में शामिल फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जैसे पड़ोसी देशों के नागरिक लग्जमबर्ग में काम करते हैं और जीडीपी में योगदान भी करते हैं, लेकिन वे रहते अपने ही देश में हैं। इस कारण से उनकी गिनती प्रति व्यक्ति जीडीपी में नहीं होती है। इसके अलावा लग्जमबर्ग में टैक्स में रियायतों के चलते भी ये विदेशी कारोबारियों को आमंत्रित करता है। समाचार पत्र ला मोंडे और जुटुंग के अनुसार देश में पंजीकृत 90% कंपनियों के मालिक विदेशी हैं। लग्जमबर्ग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार देश में न्यूनतम मजदूरी 2488 अमेरिकी डॉलर प्रति माह है। इसलिए किसी अकुशल कर्मचारी यानी अनस्किल्ड वर्कर को भी कम से कम इतना वेतन मिलना तय है। यहाँ प्रति घंटे काम के लिए 14.40 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, जो अमेरिका के न्यूनतम मजदूरी यानी कि 7.25 डॉलर प्रति घंटे की तुलना में दोगुना है। वैसे दुनिया भर में प्रति घंटे सबसे ज्यादा भुगतान ऑस्ट्रेलिया में होता है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक वहाँ 1 घंटे के लिए न्यूनतम मजदूरी 14.54 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा थी, लग्जमबर्ग से थोड़ा ही ज्यादा। लग्जमबर्ग में औसत वेतन 5380 अमेरिकी डॉलर पर मंथ है। इन सब आकलनों के साथ अगर भारत की बात की जाए तो भारत वैसे तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का स्थान 144वां है। एशियाई देशों में ही इस सूची में भारत 33वें पायदान पर है। न्यूनतम मजदूरी के आकलन में भारत का राष्ट्रीय औसत 2.16 डॉलर प्रति दिन का है, यानी कि करीब 65 डॉलर प्रति माह। अब बात करते हैं कि भारत में ये असमानता के कारण क्या है, तो उनमें से पहला आता है एलपीजी सुधारों ने मुख्य रूप से उनकी आय में वृद्धि की, जो पहले से ही समृद्ध थी। बढ़ते निजीकरण के कारण सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार लोगों को वेजेस नहीं मिलना, कृषि सुधार और भूमि सुधारों को सही से लागू न किया जाना, इसके अलावा धन का पुनर्वितरण यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी सही से नहीं हो पाया है, और महिलाओं को भी किसान नहीं माना जाना भी एक कारणों में से शामिल है। इसके अलावा भारत में पुश्तैनी अरबपतियों की संख्या भी अधिक है और ऐसे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धन का हस्तांतरण होता रहता है। इसके अलावा अंत में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकारें जो सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाती हैं उनको भी सीमित करने लग गई हैं। इन्हीं सभी आंकड़ों के साथ में मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।